अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, दैट इज डिमांड फोरकास्टिंग। नाम से ही पता चल रहा है कि डिमांड को हमें क्या करना है, फोरकास्ट करना है, मतलब अनुमान लगाना है। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में फोरकास्टिंग का एक मतलब निकालूं, उसका मतलब होता है अनुमान लगाना, दैट इज प्रिडिक्शन करना कि हम जो फ्यूचर में जो सर्कमस्टांसेस होने वाले हैं मैं उसको अभी मेजर करूं प्रेजेंट में, कि जिससे कि मैं फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को क्या कर सकूं, मैक्सिमाइज कर सकूं, या फिर अगर मेरे को लॉस हो तो मैं उसको मिनिमाइज कर पाऊं। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, द सक्सेस ऑफ द बिजनेस फर्म डिपेंड अपॉन द सक्सेसफुल डिमांड फोरकास्टिंग। यहाँ पे फॉरेस्टिंग नहीं है, फोरकास्टिंग है कि भाई एक बिजनेस की जो सक्सेस है वो किस पे डिपेंड करती है, उनके डिमांड फोरकास्टिंग में। क्योंकि हमें पता है हमारे जो एनवायरमेंट है वो एवर चेंजिंग नेचर है, डायनेमिक है, तो वहां पे कंज्यूमर्स की जो प्रेफरेंस होती है वो चेंज होती रहती है। तो हम क्या करेंगे, उसको प्रिडिक्ट करके अगर हमें प्रॉफिट होने वाला है तो हम उसको मैक्सिमाइज कर पाए कॉम्पिटिटिव मार्केट में, या फिर मुझे इन फ्यूचर लॉस होने वाला है तो मैं उसको प्रेजेंट में स्ट्रेटेजाइज करके एनालिसिस करके क्या कर सकूं, मिनिमाइज कर पाऊं। एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर डिमांड फॉर प्रोडक्ट एट प्रेजेंट इज कॉल्ड डिमांड फोरकास्टिंग। क्या करना, एस्टिमेट करके, एजम्पशंस करके, किसके रिलेटेड, फ्यूचर की डिमांड को प्रेजेंट में क्या करके एनालिसिस करके, इज कॉल्ड डिमांड फोरकास्टिंग। 4 से 5 तरीके हैं आपको डिमांड फोरकास्टिंग के मेथड्स जो हैं, तरीके की आप डिमांड फोरकास्टिंग क्या कर सकते हो, इसे इजीली कर पाओगे। सबसे फर्स्ट वन इज एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड। ऑब्वियस ही बात है, एक ऑर्गेनाइजेशन में जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है वहां पे पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स बैठते हैं, जिनको इस चीज में क्या होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, जिनको हर एक चीज पता होती है कि हमें डिमांड को फोरकास्ट करने के लिए क्या क्या चीज को एनालिसिस करना है। नेक्स्ट वन इज सर्वे ऑफ बायर इंटेंशंस। आपको सर्वे करना है कि बायर की इंटेंशन क्या है, कि वो अगर ये हम प्रोडक्ट लेके आते हैं और क्या उनकी प्रेफरेंस चेंज होगी, क्या वो इस प्रोडक्ट को परचेज करेंगे या नहीं करेंगे, क्या वो ये इनकी परचेजिंग पावर के अंदर आती है या नहीं आती है। नेक्स्ट वन इज कलेक्टिव ओपिनियन मेथड। कलेक्टिव ओपिनियन मेथड कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी वर्कफोर्स है हम उनसे एक ओपिनियन ले लें, या फिर ग्रुप ऑफ पैनल जो है हम उनका ओपिनियन ले लें फॉर द पर्टिकुलर स्ट्रेटजी। नेक्स्ट वन इज कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स। हमें उस एरिया में ज्यादा फोकस करना है जो क्रिटिकल एरिया है, जिसमें थोड़े से चेंज की वजह से हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या पूरा का पूरा इफेक्ट पड़ सकता है। नेक्स्ट वन इज स्टैटिकल मेथड, मतलब पास्ट एक्सपीरियंस जो मेरे पास पास्ट डाटा है मैं उसके बेसिस पे क्या कर रही हूँ, फ्यूचर को एस्टिमेट कर रही हूँ। अब हम बात करते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन आवर इकोनॉमिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमने माइक्रो लेवल में पढ़ा हुआ था, पर अभी कुछ ऐसे बच्चे भी है फाउंडेशन लेवल में जो साइंस साइड से हैं, या फिर उनका जो कॉन्सेप्ट है, या फिर कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से उन्होंने माइक्रो को नहीं पढ़ा था, उसके क्लासेस ट्यूशन वगैरह नहीं पढ़े, तो आपको यहाँ पे एक एक पॉइंट क्लियर होते हुए चलेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये क्या बोलता है, इसकी क्या विशेषता, ये सारी चीजें, डाउन जो हमारा स्लोप होता है वो क्यों कनकेव टू द ओरिजिन होता है, किस वजह से होता है, यहाँ पर आपको हर एक चीज क्लियर होते हुए चलेगी। क्योंकि मैं यहाँ पे हर एक चीज बेसिक से बताती हूँ, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि बच्चों ने 11th-12th नहीं पढ़ा है, वो सीधा फाउंडेशन लेवल पे ही पढ़ रहे हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ये क्या बोलता है, अगर मैं जनरल वर्ड्स में बात करूं कि ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, दैट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जिसमें हम शो करते हैं पॉसिबल कॉम्बिनेशन of two commodities with given resources and constant technology। तो क्या बोला इसने वर्ड, क्या बोला पीपीसी ने कि भाई पीपीसी जनरली क्या है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हम क्या बताते हैं, पॉसिबल कॉम्बिनेशन बताते हैं टू प्रोडक्ट्स का, कि भाई अगर आपके पास इतनी सी लैंड है तो आप या तो पूरे में राइस करोगे या पूरे में वीट करोगे, या फिर आपको बीच बीच में कुछ कॉम्बिनेशन दिए गए हैं कि आपको ये करना पड़ेगा।
अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ मार्केट। तो इस विद द गिवन रिसोर्सेज एंड कांस्टेंट टेक्नोलॉजी, जब आपके रिसोर्सेज क्या है, गिवन है, आप उस रिसोर्सेज को बढ़ा नहीं सकते, और जो आपकी टेक्नोलॉजी है दैट इज कांस्टेंट। देखो क्या लिखा है, मैं आपको यहां पे बताती हूं कि जो पीपीसी है वो क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है टू कमोडिटीज का, क्योंकि हमें पता है, हम ये मान के चलेंगे कि हमारी इकोनॉमी में दो प्रोडक्ट्स का क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, क्योंकि जो हमारे डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है, ये जो एक्सेस होते हैं, हम वहां पे दो ही प्रोडक्ट्स को रिप्रेजेंट कर पाते हैं। और ये क्या करता है, ये गिवन रिसोर्सेज, जो मेरे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है और कॉन्स्टेंट टेक्नोलॉजी है, उसमें हम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को लगाते हैं कि भाई जब मेरे पास जब इतनी सी लैंड है, या तो मैं पूरे में क्या करूंगा, राइस करूंगा, या तो मैं पूरे में वीट करूंगा। दैट इज फर्स्ट एंड लास्ट वन, ये पहला और लास्ट वाला कॉम्बिनेशन है। फिर क्या हुआ कि भाई जब मैंने देखा कि भाई राइस की भी डिमांड आ रही है, तो भाई मेरे को राइस का क्या करना पड़ेगा, अब इस पोर्शन में से, क्योंकि मेरे जो रिसोर्सेज हैं वो जो गिवन है, मतलब अब मैं इस रिसोर्सेज में ही क्या करूंगी, इन दोनों चीज का प्रोडक्शन करूंगी। तो मुझे अगर राइस का क्या करना है, प्रोडक्शन बनाना है, तो मुझे यहां पे वीट का यूनिट को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, वीट की प्रोडक्शन को घटानी पड़ेगी। फिर मैंने क्या करा, 10 से अपनी राइस का प्रोडक्शन बढ़ाया, तो मैंने यहां पे 20 से क्या करा, सैक्रिफाइस करा। फिर मैंने 10 से जब और राइस का बढ़ाया, तो मैंने यहां पे 30 से सैक्रिफाइस करा। जब मैंने यहां पे 10 से फिर बढ़ाया, तो यहां पे मैंने 40 से क्या करा, 40 का सैक्रिफाइस करा। दैट इज कॉल्ड एमआरटी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये बोलता है कि भाई अगर आप एक के प्रोडक्शन के लिए दूसरे के यूनिट को क्या कर रहे हो, सैक्रिफाइस कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एमआरटी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। लिखा है यहां पे, it refers to that curve which depicts different production possibilities of two commodities with the help of given resources and constant technology। कि भाई आप रिसोर्सेज को बढ़ा नहीं सकते हो, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज इतने ही अवेलेबल हैं। इस गिवन रिसोर्सेज में ही आपको दोनों का प्रोडक्शन करना है। अगर आप एक के प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको दूसरे का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, because with the given resources and constant technology in an economy, for increase the production of one commodity, it is essential to sacrifice more resources from another commodity। अगर आप चाहते हो एक का प्रोडक्शन बनाना, तो आपके दूसरे के उसमें से मोर क्या करने पड़ेंगे, कमोडिटी को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, मोर रिसोर्सेज को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन लाइन कर्व एंड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। देखो एक चीज मैं बताती हूं कि भाई जब मैंने यहां पे 10 का प्रोडक्शन बनाया, तो मैंने यहां पे 10 से लूज करा, ठीक है। जब मैंने यहां से 10 का बनाया, तो मैंने यहां पे 20 का लूज करा। जब मैंने फिर 10 से अपनी राइस की प्रोडक्शन बनाई, तो मैंने फिर 30 का सैक्रिफाइस किया। तो देख रहे हो कि मैंने 10 के प्रोडक्शन को करने के लिए मैं 30 का सैक्रिफाइस कर रही हूं, फिर 10 का बढ़ाने के लिए मैंने 40 का सैक्रिफाइस किया। दैट इज कॉल्ड एमआरटी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये बोलता है कि भाई आप एक ही यूनिट को बढ़ाने के लिए दूसरे की यूनिट को क्या कर रहे हो, सैक्रिफाइस कर रहे हो। तो इसका फॉर्मूला होता है एमआरटी का, डेल्टा लॉस डिवाइडेड बाय में डेल्टा गेन, कि भाई सैक्रिफाइस कमोडिटी डिवाइडेड बाय में डेल्टा गेन, कि आपको किसका गेन हो रहा है। दैट इज कॉल्ड एमआरटी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अगर मैं निकालू यहां पे एमआरटी, तो देखो यहां पे क्या निकल रहा है, मैंने कितने का लॉस करा, 10 का, और 10 का मुझे गेन हो। डेल्टा मतलब होता है चेंज, कितने का चेंज आया, मेरे में 10 का चेंज आया, कितने पाने के लिए, 10 के प्रॉफिट को या 10 के गेन को कमाने के लिए। दैट इज 1:1। मतलब आपने क्या करा, आपने जो एक कमोडिटी को पाने के लिए आपने एक का लॉस कर दिया, एक कमोडिटी को सैक्रिफाइस कर दिया, एक यूनिट को सैक्रिफाइस कर दिया। फिर क्या हुआ, फिर मेरे 20 का चेंज आया आउट ऑफ 10, मतलब आपने 2 यूनिट का सैक्रिफाइस किया फॉर अचीविंग
1 यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। फिर आपने 3 यूनिट का सेक्रीफाइस करा फॉर अटेनिंग द 1 यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। फिर आपने 40 का सेक्रीफाइस किया, दैट इज 4:1, दैट इज कॉल्ड MRT। और यही रीजन होता है कि जो हमारा स्लोप होता है किसका, पीपीसी का, वो क्या होता है, डाउनवर्ड होता है, कनकेव टू द ओरिजिन होता है। दैट इज द रीजन बिहाइंड द कनकेव टू द ओरिजिन, क्योंकि इसमें जो हमारा MRT है वो इंक्रीजिंग है। हमेशा ये बात एक चीज याद रखना, आपके जो इकोनॉमिक्स है, आपके जो स्लोप्स होते हैं, जो डायग्राम्स होते हैं, या तो वो कनकेव होगा, या फिर वो कन्वेक्स होगा, या फिर वो स्ट्रेट होगा। कनकेव तब होगा जब आपका किसके साथ, आपके जो कमोडिटीज है, जो आप जिसके संग मेजर कर रहे हो, उनके बीच में कैसा रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है। दैट इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द टू कमोडिटी। पर कन्वेक्स होगा जब आपका पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा। देखा हमने क्यों, इनके बीच में क्या था, 2 कमोडिटी, एक का बढ़ाने के लिए हम दूसरे का क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। दैट इज कॉल्ड इनवर्स रिलेशनशिप। तभी हमारे पीपीसी का जो डायग्राम होता है वो कनकेव टू द ओरिजिन होता है, क्योंकि उसमें MRT क्या होता है, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा होता है। पर अगर मैं बात करूं कन्वेक्स की, अगर हमारे उनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है, तो आपने देखा होगा जो स्लोप बनता है वो ऊपर की तरफ बनेगा, ऐसे कन्वेक्स टू द ओरिजिन। आप इसको देखोगे आगे कॉस्ट वाले चैप्टर में। फिर स्ट्रेट मतलब कि भाई आपका जो ये चीजें हैं ये बिल्कुल क्या आ रही है, कांस्टेंट आ रही है, तो आपका या फिर ऐसे बनेगा या फिर ऐसे बनेगा, क्योंकि जो आपकी कॉस्ट आ रही है, जो MRT आ रही है, वो बिल्कुल क्या है, कांस्टेंट है। 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2। तो देखो यहां पे क्या लिखा है, अभी हम इसको आगे पढ़ेंगे, हमें प्रॉपर्टीज पढ़नी है, कुछ एजम्पशंस पढ़नी है। देखो हमने, जब मेरा राइस का 0 प्रोडक्शन हो रहा है, तो मैंने इसका वीट का कितना प्रोडक्शन करा, 100 का। फिर जब मैंने इसमें 10 यूनिट को बढ़ाया, तो मैंने कितने का सैक्रिफाइस किया था ऊपर, मैं 90 का प्रोडक्शन कर रही थी। मैं कितने का प्रोडक्शन कर रही थी, 90 का। मैंने 90 का प्रोडक्शन करा, मतलब कि भाई मैं जब यहां पे थी तो मैंने क्या करा, इतनी यूनिट का सैक्रिफाइस किया, इतनी यूनिट का सैक्रिफाइस करा, इतनी यूनिट को गेन करने के लिए, इतनी यूनिट का प्रोडक्शन करने के लिए। फिर क्या हुआ, फिर मैं 70 पे आई, मैंने इतने का सैक्रिफाइस किया 10 यूनिट को बढ़ाने के लिए, मतलब कि मैंने इतनी यूनिट का सैक्रिफाइस कर दिया, दैट इज डेल्टा वाई, जिसको मैं सैक्रिफाइस यूनिट बोल रही हूं। और ये क्या है, वो कमोडिटी है जिसको मैंने गेन करा। फिर ऐसी रेशियो चल रहा है, आप टेबल के अकॉर्डिंग बना लेना, आपका यही आएगा। इसलिए इसका जो डायग्राम है वो कनकेव टू द ओरिजिन था, क्योंकि दैट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। जो हमारा MRT है वो इंक्रीज हो रहा था। तो देखो क्या लिखा है MRT, इट रेफर्स टू द एडिशनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट व्हेन अ यूनिट मोर ऑफ गुड X इज प्रोड्यूस। मतलब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, राइस का प्रोडक्शन। अगर मैं यहाँ पे लिखूं अपने एग्जांपल से, तो मैंने राइस का एग्जांपल पढ़ाया, राइस इज प्रोड्यूस बाय विड्रॉइंग सम रिसोर्सेज फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, व्हीट लिखूंगी। मैंने बस आपको X हमारी वो यूनिट है जहां पे हम उसका बढ़ा रहे हैं, और Y हमारी वो प्रोडक्ट कमोडिटी है जहां पे हम उसको डिक्रीज कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं जिसके रिसोर्सेस। MRT क्या होता है, डेल्टा वाई BY में डेल्टा X। डेल्टा मतलब चेंज इन सैक्रिफाइस यूनिट डिवाइडेड बाय में चेंज इन गेन यूनिट। अब एक कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट नहीं बोलेंगे, एक टर्म होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब, इसको एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगी कि व्हाट डू यू मीन बाय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर मैं बात करूं, एक स्टूडेंट था, एक बच्चा था 25 साल का, बच्चा तो नहीं बोलेंगे, एक लड़का था 25 साल का, जिसने अपनी एजुकेशन, जिसने CA, CMA, NCS या फिर कोई भी प्रोफेशन, या उसने MBA कंप्लीट करा, मतलब अब उसकी जो एजुकेशन है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। तो अब उसने कंपनीज में अप्लाई करा, तो उसको 3 ऑफर्स आए। फर्स्ट ऑफर,
सेकेंड ऑफर, थर्ड ऑफर्स आए कंपनीज के, जॉब्स वगैरह के। पहले में उसको 50,000 दे रहे थे, दूसरे में इसको 60,000 दे रहे थे, एंड थर्ड ऑप्शन इज 65,000। तो भाई जब वो रैशनल पर्सन है तो वो कौन सा ऑप्शन ऑप्ट करेगा भाई, जहां पे उसको मैक्सिमम रिवॉर्ड मिल रहा हो या फिर मैक्सिमम रिटर्न मिल रहा हो। ऑब्वियस सी बात है वो 65,000 को क्या करेगा, वो 65,000 को ऑप्ट करेगा। पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है इसमें कि भाई अगर वो ये ऑप्शन नहीं ऑप्ट करता तो उसका नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव क्या होता, तो वो कौन से ऑप्शन को ऑप्ट करता, दैट इज 60,000, दैट इज 60,000, दैट इज नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, दैट इज फॉरगॉन, जो उसका चला गया। मतलब वो अल्टरनेटिव जो उसने ऑप्ट करा उससे पहले वाला अल्टरनेटिव जो वो सिलेक्ट करता, अगर उसको ये वाला अल्टरनेटिव अचीव नहीं होता। ये बात करता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन, फॉरगॉन मतलब जो चले गई है। अब हम इसकी कुछ एजम्पशंस यहां पे लिखते हुए चलेंगे। जब हम एब्जम्पशंस मतलब एक वर्ड आएगा आपका सेटरस पैरवियस, सेटरस पैरवियस मतलब अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट। जब हम ये पर्टिकुलर लॉ पढ़ेंगे या पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ेंगे तो हम मानते हैं कि हम कुछ चीजों को कांस्टेंट मतलब क्या करेंगे, कांस्टेंट करते हुए चलेंगे, हम उसके बारे में ध्यान ही नहीं देंगे। जैसा कि हमने ऊपर प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि भाई जब हम माइक्रो पढ़ते हैं तो हम मानते हैं कि जो मैक्रो है वो क्या है, कांस्टेंट है। पर जब हम मैक्रो पढ़ते हैं तो हम मानते हैं माइक्रो क्या है, कांस्टेंट। जो माइक्रो के जो एलिमेंट्स हमें दिखेंगे हम उसको कांस्टेंट मानते हुए चलेंगे। विद द हेल्प ऑफ with the help of resources only two goods can be प्रोड्यूस, क्योंकि हम ये मानते हुए चलते हैं कि गिवन रिसोर्सेज से हम दो कमोडिटीज को ही क्या कर सकते हैं, उनका प्रोडक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज रिसोर्सेज आर fully and efficiently यूटिलाइज। अब मैं इससे रिलेटेड आपको डायग्राम में जाऊंगी और आपको एक चीज बताऊंगी, या फिर हम यहां पे क्लियर करके एक डायग्राम बना लेते हैं फिर रब कर लेंगे। कुछ चीजें हैं यहां पे एक्स एक्सिस, यहां पे वाई एक्सिस, यहां पे गुड एक्स जो गेनिंग यूनिट है और यहां पे गुड वाई जिसका सेक्रीफाइस हो रहा है। और मैंने यहां पे एक पीपीसी का डायग्राम बनाया कनकेव टू दी ऑरिजिन। अब यहां पे ये चीज है कि भाई हमने एक ही यूनिट को बढ़ाने के लिए हम दूसरे की यूनिट को क्या कर रहे हैं, सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो हमें पता है कि जो हमारा डायग्राम है वो क्या होता है, कनकेव टू द ऑरिजिन होता है। पर मैं आपको एक बात बता दूं कि भाई ये जो पीपीसी की जो ये डायग्राम है इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, इसके ऊपर ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये करते हैं कि भाई विद द हेल्प ऑफ गिवन रिसोर्सेज एंड कांस्टेंट टेक्नोलॉजी जो हमारे रिसोर्सेज हैं यहाँ पे फुल्ली यूटिलाइज हो रहे हैं। मतलब यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ पे जो हमारे रिसोर्सेज हैं ये फुल्ली और उनका ऑप्टिमम यूज हो रहा है। आ गई बात समझ में। पर मैं इसके अंदर एक पॉइंट अगर मैं ये करूं दैट इज ई पॉइंट और यहां पे एक पॉइंट दैट इज एफ पॉइंट। अब देखो क्या हुआ, ये पॉइंट क्या दर्शाता है कि जो हमारे रिसोर्सेस हैं उनको हम सही तरीके से इनका फुल्ली यूटिलाइज हो रहा है इस पॉइंट पे। पर अब देखो एक पॉइंट हमारा यहां पे आ गया, हमारे पास तो इतने रिसोर्सेस ही अवेलेबल नहीं है कि हम इसको भी अटेन कर सके। दैट इज अनअटेनेबल पॉइंट,
दैट इज अनअटेनेबल पॉइंट, कि भाई हमारे पास इतने रिसोर्सेज अवेलेबल ही नहीं है, तो हम कैसे इसको अचीव करेंगे। ये हमारी क्षमता से बाहर है, क्योंकि जितने हमारे रिसोर्सेज हैं और हमारी जो टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है, हम उसमें इतने ही रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज कर सकते हैं, हम यहां पे जा ही नहीं सकते। दैट इज कॉल्ड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। पर अगर मैं बात करूं ई पॉइंट की, देखो यहां पे जब हमारे इफिशिएंटली सही तरीके से प्रॉपर यूज हो रहा है हमारे रिसोर्सेज का, पर यहां पे देखो रिसोर्सेज की कमी हो रही होगी कि भाई जितने रिसोर्सेज में, जितना हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है उस प्रोडक्शन के लिए, हम उतने रिसोर्सेज अवेलेबल हमारे नहीं हो रहे हैं, हम उतने रिसोर्स का प्रॉपर यूज नहीं कर पा रहे। दैट इज अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, दैट इज अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि ये जो रिसोर्सेज हैं उनका अंडर यूटिलाइज हो रहा है, मतलब सही तरीके से यूज नहीं हो पा रहा है। हम यहाँ पे हमने माना कि जो मेरे रिसोर्सेज है 5 लाख हैं, और मैं 5 लाख में राइस और वीट का क्या कर रही हूँ, प्रोडक्शन कर रही हूँ, प्रोडक्शन कर रही हूँ, पर इस पॉइंट पे मेरे 3 लाख ही यूज हो रहे हैं। दैट मीन्स कि ये मेरा क्या है, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है। मेरे को पूरे 5 लाख मेरे को दिए गए हैं, तो मुझे पूरे 5 लाख यूज करने, ना कि 3 लाख। That is called attainable combination। यह है अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन, ये अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। और फिर एक और बात आता है कि भाई हम पीपीसी को क्या शिफ्ट कर सकते हैं। यस, वी कैन शिफ्ट द पीपीसी। जब हमारे रिसोर्सेज क्या हो रहे हो, बढ़ रहे हो, जब हमारे रिसोर्सेज बढ़ रहे हो तो हम पीपीसी को राइट की तरफ शिफ्ट करेंगे, पर जब हमारे रिसोर्सेज क्या हो, घट रहे हो, तो हम पीपीसी को अंदर की तरफ, दैट इज लेफ्ट की तरफ क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं, ये आपको ध्यान में रखने होंगे। तो हम अपनी आगे एजम्पशन देखते हैं, पैसेज को रब कर लेंगे। नेक्स्ट वन इज द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी is assumed to be constant, कि हम अपनी टेक्नोलॉजी को मानेंगे कि उसमें टेक्नोलॉजी में कोई भी चेंज नहीं हो रहा, ना ही इंक्रीज हो रहा, ना ही डिक्रीज हो रहा है, दैट इज कांस्टेंट। नेक्स्ट वन इज द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज आर फिक्स जो अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज है वो क्या है, फिक्स है, बट कैन बी ट्रांसफर्ड, फ्रॉम वन यूज टू अनदर। ऑब्वियस सी बात है, हमने क्या करा है, जो हमारे रिसोर्सेज है वो गिवन है, इतनी सी लैंड है, इतनी सी लैंड में हमें राइस का भी प्रोडक्शन करना है और वीट का भी, तो हमने पॉसिबल कॉम्बिनेशन देखे, तो हमने क्या करा, एक को बढ़ाने के लिए दूसरे को क्या करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, दैट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन यूज टू अनदर। जैसे जैसे प्रायोरिटी चेंज होती रहेगी, वैसे वैसे प्रोडक्शन के कॉम्बिनेशन भी हमें देखने को मिलेंगे। अब हम इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना। सबसे पहली प्रॉपर्टी है पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड। सेकेंड वन इज पीपीसी इज concave shaped, most important, and the last one is PPC can shift either leftwards and rightward। किन्हीं किन्हीं बुक्स में 2 प्रॉपर्टीज भी दी गई हैं और किन्हीं किन्हीं बुक्स में
2 भी दी गई हैं और किसी में 3 भी। तो सबसे पहला है पीपीसी का जो स्लोप होता है वो डाउनवर्ड होता है। दैट मीन जो पीपीसी होता है वो ऐसे नीचे की तरफ आ रहा होता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा जो चेंज होता है, चेंज क्या बोलता है पॉइंट कि जो पीपीसी का जो स्लोप होता है वो डाउनवर्ड होता है। चेंज अभी मैं पहले बताती हूं डाउनवर्ड होने का रीजन क्या है। डाउनवर्ड होने का रीजन ये है कि भाई जो इनके बीच में रिलेशनशिप होता है बिटवीन द चेंज इन क्वांटिटी ऑफ वन गुड एंड बिटवीन द चेंज इन क्वांटिटी ऑफ अनदर गुड, वो इनवर्स होता है। हमने देखा राइस और जो व्हीट का जो रिलेशनशिप था वो कैसा था, वो एक इनवर्स रिलेशनशिप था, क्योंकि हम एक ही यूनिट को बढ़ाने के लिए दूसरे की यूनिट को क्या कर रहे थे, सैक्रिफाइस कर रहे थे। दैट इज, तो हम लिखेंगे यहां पे मेंशन करेंगे इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी ऑफ वन गुड एंड चेंज इन क्वांटिटी ऑफ अनदर गुड। क्यों पीपीसी का जो स्लोप होता है डाउनवर्ड होता है, उसका रीजन है क्योंकि इनके बीच का जो रिलेशनशिप होता है वो हमेशा इनवर्स होता है। आप देखोगे बहुत सारे डायग्राम आपको देखने के मिलेंगे कि भाई अगर आपका जो स्लोप है वो डाउनवर्ड है, दैट मीन्स कि जब उनके बीच में रिलेशनशिप क्या था, इनवर्स था, नेगेटिव रिलेशनशिप। जैसे कि भाई मैंने इतनी यूनिट को इतनी यूनिट से बढ़ाने के लिए मैंने इतनी यूनिट का सेक्रीफाइस करा, इतनी बढ़ाने के लिए मुझे इतनी यूनिट का सेक्रीफाइस करा। ये क्या है, एक इनवर्स रिलेशनशिप है। पर आप जब देखोगे कि जब पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है तो हमारा जो स्लोप होता है वो ऊपर की तरफ जाता है, पॉजिटिव, कि एक के बढ़ने से दूसरा भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जो हमें सप्लाई में देखने को मिलता है, जब प्राइस बढ़ते हैं तो हमारी जो सप्लाई होती है प्रोडक्ट की वो भी बढ़ती है, दैट इज अपवर्ड स्लोप। ये हमें अपवर्ड देखने को मिलता है। अब पीपीसी इज कनकेव शेप्ड, पीपीसी कनकेव शेप्ड होता है ड्यू टू इंक्रीजिंग एमआरटी, क्योंकि जो हमारा एमआरटी होता है या फिर एमओसी होता है वो इंक्रीज होता है। जब भी आप देखोगे कि जो हमारा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है अगर वो क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, तो उसकी शेप क्या होगी, कनकेव। पर अगर मैं बात करूं किस चीज की, कन्वेक्स शेप की, तो कन्वेक्स तब होगा जब उनका जो हमारा एमआरटी होगा वो क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। दैट इज ये वाली शेप जो हमें कॉस्ट चैप्टर में देखने को मिलेगी। और अगर मैं बोलूं एक स्ट्रेट लाइन वो तब होगा जब हमारा एमआरटी या मेरा एमओसी वो क्या है, बिल्कुल कांस्टेंट है, दैट इज 1 1 1। तो मेरा डायग्राम ये बनेगा, ये कि भाई आपका कोई भी किसी में चेंज नहीं आ रहा है, एमआरटी विल बी कांस्टेंट। पर अगर मैं बात करूं कि पीपीसी कौन सी शेप का होता है, तो पीपीसी कनकेव शेप का होता है ड्यू टू इंक्रीजिंग ऑफ एमआरटी, क्योंकि जो हमारा एमआरटी होता है, जो चेंज आ रहा होता है सैक्रिफाइसिंग यूनिट और गेनिंग यूनिट में, वो क्या होता है, इंक्रीज रेट से बढ़ रहा होता है, वो बढ़ रहा होता है। पर अगर वो डिक्रीज हो रहा हो तो हमारी जो शेप होगी वो क्या होगी, कन्वेक्स टू द ऑरिजिन। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा ये पीपीसी कैन शिफ्ट आइदर लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड, कि हम पीपीसी को लेफ्टवर्ड भी शिफ्ट कर सकते हैं और राइटवर्ड भी शिफ्ट कर सकते हैं फॉर इंक्रीजिंग या ग्रोथ ऑफ द रिसोर्सेज। जब हमारे रिसोर्सेज का ग्रोथ हो रहा हो या रिसोर्सेज हमारे बढ़ रहे हो, दैट इज, अगर ये मेरा क्या है, पुराना पीपीसी, जब मेरे रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं तो मैं आगे की तरफ शिफ्ट करूंगी, पर जब मेरे रिसोर्सेज घट रहे हैं तो मैं अपने पीपीसी को पीछे की तरफ, मैं लेफ्टवर्ड को शिफ्ट करूंगी। दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी। अब आपको पीपीसी का एक एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए, एक एक चीज आ जानी चाहिए। मैंने आपको एमआरटी भी बताया कि कैसे निकालना है, और आपको अगर क्वेश्चन आता है तो आपको टेबल सेम लिख के आनी है, बिल्कुल सेम। राइस का याद कर लो, 0 10 20 30 40। फिर अगर मैं यहां पे कुछ नहीं करी तो 100 में से 10 गए 90, 90 में से 20 गए 70,
70 में से 30 गए 40 और 40 में से 40 गए 0। टेबल आपको यही याद करनी है कि आप एग्जाम में जाके कंफ्यूज ना हो, टेबल सोचने में टाइम ना लगाओ, क्योंकि बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। पता होना चाहिए कि भाई एक्स एक्सिस पे हमारी वो वाला कमोडिटी आएगी जिसको जो बढ़ रही है, जो क्या है गेनिंग यूनिट है, और जो मेरी सैक्रिफाइसिंग यूनिट है वो कहां पे आनी चाहिए, एक्सिस वाई पे। PPC curve solves the economic problem. If we choose a point on the PPC curve, then we will able to solve the first of the economic problem. अगर हम एक पॉइंट को चूज करते हैं PPC कर्व में, तो हम अपनी फर्स्ट इकोनॉमिक प्रॉब्लम को क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे, दैट इज व्हाट टू प्रोड्यूस। सिंस द decision point is on the PPC curve, we are utilizing all the resources fully on efficiently. हमने जो पॉइंट को सेलेक्ट किया है वहां पे रिसोर्सेज का फुल्ली यूटिलाइज हो रहा है efficiently. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू लैंड अप ऑन अ पॉइंट ऑन द पीपीसी कर्व, कि हमने जो पॉइंट डिसाइड करा है हम वहां पे कैसे पहुंचे। एडम स्मिथ आइडेंटिफाइड एन इनविजिबल हैंड विच विल गाइड द इकोनॉमी टू रीच दैट कन्वेटेड पॉइंट। तो एडम स्मिथ ने एक इनविजिबल हैंड मतलब एक तरकीब सोची कि हम बिना कुछ करे हुए, बिना कुछ हाथ लगाए हम वहां पे क्या कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं इनविजिबली। बस हमें एक टेक्निक की जरूरत है। द इनविजिबल हैंड इज नथिंग बट द प्राइस सिस्टम, कि हमें प्राइस में क्या करना पड़ेगा, फ्लक्चुएट करना पड़ेगा, जिससे कि हम क्या पहुंच जाएंगे, उस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। इफ टू लिटिल हैज बीन प्रोड्यूस, डिमांड फॉर दैट गुड वुड एक्सीड सप्लाई। अगर हम किसी भी चीज का कम प्रोडक्शन करते हैं तो उसकी जो डिमांड होगी वो बढ़ेगी। दिस वुड पुश अप द प्राइस ऑफ दैट गुड, और जिससे कि क्या होगा कि जो उसका पर्टिकुलर गुड का जो प्राइस होगा वो बढ़ जाएगा। आपने देखा होगा जब किसी भी चीज की कमी होती है तो भाई उसका जो प्राइस होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। दिस विल इंड्यूस प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूस मोर ऑफ गुड दैट अनदर, जिससे कि क्या होगा, जो इस चीज से जो प्रोड्यूसर क्या होगा, इंड्यूस होगा कि भाई हमें इस चीज का मोर एंड मोर प्रोडक्शन करना चाहिए, क्योंकि जो इसकी सप्लाई है वो क्या है, लिमिटेड हो रही है। Once we have solved the first question what to produce, next question comes up how to produce. जब एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हमारे, दैट इज व्हाट टू प्रोड्यूस, हम क्या प्रोड्यूस करें, तो दूसरी प्रॉब्लम अराइज हो गई, दैट इज हाउ टू प्रोड्यूस। अ लेबर इंटेंसिव टेक्निक वुड एम्प्लॉय रिलेटिवली मोर लेबर एंड लिटिल कैपिटल। लेबर इंटेंसिव टेक्निक में क्या होती है कि लेबर की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है एज कंपेयर टू कैपिटल। कंप्यूटर इंटेंसिव टेक्निक वुड डू द अपोजिट, और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक क्या होती है, इसकी अपोजिट होती है कि वहां पे मशीनरीज वगैरह का ज्यादा यूज किया जाता है एज कंपेयर टू लेबर्स। विच टेक्निक इज टू बी चूजन डिपेंड अपॉन द प्राइस ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और ये किस पे डिपेंड करती है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का क्या प्राइस है। अगर हमारे पास लेबर क्या है, चीप है, एंड कैपिटल इज एक्सपेंसिव, तो हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज करेंगे। पर थर्ड क्वेश्चन इज, पर अगर हमारे पास क्या है, कैपिटल सस्ती है और लेबर महंगी है, तो हम वहां पे किस चीज का यूज करेंगे, हम वहां पे कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज करेंगे, दैट इज वाइसी वर्सा। थर्ड क्वेश्चन इज फॉर होम टू प्रोड्यूस, कि हमें किसके लिए प्रोडक्शन करना है, कुछ सेक्टर के लिए प्रोड्यूस करना है। अ कमोडिटी इज कंज्यूम्ड ओनली बाय पीपल हु हैव द परचेजिंग पावर। ऑब्वियस सी बात है, हम लोग उसी चीज का कंज्यूम करेंगे जिनकी परचेजिंग पावर क्या होगी, अच्छी होगी। व्हेन द प्राइस सिस्टम डिसाइड द प्राइस ऑफ लेबर, द वेज रेट एंड द अमाउंट ऑफ लेबर टू बी एम्प्लॉयड। जो प्राइस सिस्टम डिसाइड करेगा कि हमें लेबर को क्या प्राइस देना है उसके पर्टिकुलर वर्क को करवाने के लिए। देन थस व्हेन द प्राइस ऑफ एवरी कमोडिटी एंड एवरी प्रोडक्शन आर डिटरमाइन, और उसी बेसिस पे हम क्या करेंगे, अपने प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करेंगे, क्योंकि हमें उस कॉस्ट में से अपने लेबर को भी देनी है। We know which commodity will go to which consumer and what quantity, और डिसाइड करेंगे कौन सी कमोडिटी किस कंज्यूमर, कौन से सेक्टर के पास जानी चाहिए और किस अमाउंट में जानी चाहिए फॉर होम टू प्रोड्यूस के अंदर।